हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, अतः आप सभी मन लगाकर पढ़ें। मैं रोहित सर एक बार पुनः नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के लिए गणित विषय के लिए जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट नंबर 3 से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा और आशा है आप लोग सभी ध्यान से उसको समझेंगे और सभी प्रश्नों को घर में कॉपी में हल करेंगे, क्योंकि मैथ का प्रश्न हमेशा हल करने पर ही हम अच्छे ढंग से परीक्षा के टाइम पर हल कर पाते हैं। इसीलिए उनका रिवीजन बार बार अभ्यास ज़रूरी है। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझें, उन्हें हल करें अपनी कॉपी में, और साथ ही साथ इनसे संबंधित जो भी सूत्र हैं इसको आप अच्छी तरह याद करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल सेट नंबर 3 में भी मॉडल सेट 1-2 की तरह ही टोटल 40 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे और हल करके अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन सेट को हल करना। सेट नंबर 3 विषय गणित। इस सेट में पहला प्रश्न है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। व्यक्त करने पर क्या होगा? तो 156 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 78 आएगा। उसके बाद इसको 2 से पुनः डिवाइड करेंगे, 39। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 13। तो इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड आता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसका सही विकल्प होगा डी। प्रश्न नंबर 2, इसमें हम देखते हैं कि इसका 96 था, 404 का HCF 4 दिया हुआ है। इसका LCM ज्ञात करें। तो हम देखते हैं कि LCM निकालने के लिए फार्मूला होता है P×Q/HCF। तो इसमें जब हम बैठाएंगे तो 96 गुने 404/4, तो इसका आंसर आएगा 9696। इसका सही विकल्प होगा डी। तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि 12, 15 और 21 का LCM ज्ञात करें। तो LCM कितना होगा? तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग सरल तरीका से इसका LCM निकाल लेंगे। जैसे 12, 15, 13 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 बार में, 5 बार में और 7 बार में। तो इसका LCM हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 5 गुने 7। इस तरीका से इसका LCM होगा 420। सही विकल्प होगा बी। चौथा प्रश्न, धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+2 के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है सम संख्या है, और इस तरह से इसका सही विकल्प होगा बी। इसका हम लोग आते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 का शून्यक है। इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर जब इसको तोड़ेंगे तो 5x जो है टूट जाएगा, 3x - 2x, और जब इसका कॉमन निकालेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा x - 3 और x - 2। इस तरह से x का वैल्यू आएगा 3 और 2। तो इसका सही विकल्प होगा सी। अब हम लोग आते हैं छठे प्रश्न की ओर। एक बहुपद दिया हुआ है x² + ax - b। इसका शून्यक बराबर है परंतु विपरीत है, मतलब एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक माइनस अल्फा होगा। तो इस स्थिति में पूछ रहा है कि a का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a पर बिठाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस अल्फा रख देंगे, तो इतना बराबर हो जाएगा -a/1। तो इस तरीक़ा से a का वैल्यू 0 आएगा। इसका सही विकल्प होगा डी। अब हम लोग सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। सातवां प्रश्न में जो है उसको देखते हैं। अब हम लोग सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें देख रहे हैं कि इस ग्राफ में यह ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस स्थिति में इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 2। इसका सही विकल्प होगा सी। आठवां प्रश्न। आठवां में दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया है और इसमें दिया हुआ है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण युग्म का कैसा हल होगा? तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इसका जो है सही विकल्प होगा आठवां का ए नंबर। 9वां नंबर, 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 15 के कितने हल हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2x + 3y, और इसको दोनों समीकरण को जब हम देखेंगे तो a1/a2 आएगा 1/2,
B1/B2 आएगा 1/2 और C1/C2 आएगा 1/3। तो इस तरीक़ा से प्रथम दो अनुपात बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हम देख रहे हैं कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हल है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं, मतलब ग्राफ कैसा होगा। असंगत है तो कोई हल नहीं होगा, तो ग्राफ समांतर रेखा होगा। 10वां का सही विकल्प होगा ए। 11 नंबर प्रश्न 5x - 3y बराबर 8 और 3x + 2y बराबर 1। तो इसका हल होगा, इसको हमको हल नहीं करना है, हम सीधे जो विकल्प है उसको रखेंगे और जो वैल्यू उस दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा तो इसका वही आंसर हो जाएगा। इसका सही विकल्प होगा ए, x बराबर 1 y बराबर -1। दोनों वैल्यू जब हम 1 और 2 इक्वेशन में रखेंगे तो जितना RHS है और LHS दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। तो इस तरीक़ा से इसका सही विकल्प होगा ए। प्रश्न नंबर 12 का देखते हैं क्या है प्रश्न। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह समीकरण असंगत कहलाता है। यह एक फार्मूला है, इसको हम लोग देखेंगे और इसका सही विकल्प होगा बी। प्रश्न नंबर 13 x + y बराबर 7 x - y बराबर 1। तो इसका हल होगा, फिर हल करने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प से चेक करेंगे। इसका सही विकल्प होगा सी 4 और 3, क्योंकि x की जगह 4 और y की जगह 3 रखेंगे तो 4 + 3 7 होगा और 4 - 3 1, यस, इसलिए सी आंसर सही है। 14 नंबर में दिया है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम देखेंगे कि ए नंबर द्विघात समीकरण है। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। कैसे, तो जब इसको हल करेंगे तो x² + 2x + 1 बराबर इधर हो जाएगा 2x - 6। जब हल करेंगे तो चूँकि इसमें जो हल होगा उसमें x² रहेगा, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला प्रश्न में ये सवाल दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 15 नंबर में दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² + kx - 4 बराबर 0। तो इस समीकरण का एक मूल 4 है तो k का मान ज्ञात करें। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको अल्फा बराबर 4 है तो बीटा पूछ रहा है। हम लोग फार्मूला जानते हैं अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो इसमें हम वैल्यू बिठाएंगे तो अल्फा की जगह 4 रख देंगे तो 4 × बीटा बराबर -4/3 और इस तरीक़ा से इसको हल करेंगे तो बीटा बराबर आएगा -1/3। तो इस तरीक़ा से इसका जो वैल्यू आएगा, जो 15 नंबर जो सवाल है उसका आंसर होगा। पुनः इसको हम अल्फा + बीटा पर बिठाएंगे, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो इस स्थिति में जो है वैल्यू रखेंगे और अल्फा और बीटा का, तो के का वैल्यू आएगा -11। इसका सही विकल्प होगा ए। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न आते हैं। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 है। तो इसमें पहले हम अल्फा + बीटा निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 0, अल्फा × बीटा -4। इसको हम समीकरण में बैठा देंगे x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। तो x² - 0 × x 0 -4 बराबर 0। तो x² - 4 बराबर 0। तो इसका सही विकल्प होगा बी। अब आते हैं 17वां प्रश्न 4x² + 4x + 1 बराबर 0। ये 17 नंबर प्रश्न है। मूलों की प्रकृति क्या होगी। पहले हम d निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac। तो ये 16, b माने 4 का स्क्वायर और -4 × 4 × 1 तो 16 - 16 0। तो d बराबर 0, d 0 मतलब मूल वास्तविक और समान बराबर होगा। इसका सही विकल्प होगा बी। 18 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तीकर होगा। फिर हम d निकालेंगे तो d बराबर b² - 4ac। तो -4 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 तो 16 - 4 दूनी 8 3 24। तो 16 - 24 ये आ जाएगा। तो 18 नंबर प्रश्न इसका सही विकल्प होगा डी -8। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 19वां जो प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² - 4x + 1 बराबर 0 के समान मूल हैं। तो a बराबर क्या होगा। तो a बराबर क्या होगा, इसमें हम देखेंगे तो मूल समान है, तो मूल समान है तो d हो जाएगा 0।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इस पर बैठा देंगे तो 16 माइनस 4a बराबर 0, तो a बराबर 4, इसका सही विकल्प होगा डी। 20वां प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसका मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करना है, इसको गुणनखंड से हल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 2 और 1, ये वैल्यू आया, इसका आंसर होगा डी। 21वां नंबर, ए पी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करें। प्रथम पद हम देख रहे हैं 3/2 है, सारवंतर डी a2 माइनस a1 1/2 माइनस 3/2, तो ये आ गया माइनस 2/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, तो a है 3/2 और d है माइनस 1, इसका सही विकल्प होगा सी, इसका सही विकल्प सी। अब आते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न, AP 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। तो इसमें a है 10, d हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3, तो 30वां पद तो a प्लस 29d, 30वां पद a प्लस 29d, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो 10 माइनस 29 गुने 3, तो 10 माइनस 87, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 87 मतलब माइनस 77, तो माइनस 77, इसका सही विकल्प होगा बी। अब हम लोग आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न हमारा कहता है AP 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है। तो यहाँ पर a है 5, d हो गया 2, an 27, तो n निकालना है। फार्मूला पर बैठाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 27 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इसमें हम वैल्यू निकालेंगे तो n का वैल्यू आएगा 12, अतः 12वां पद 27 है, इसका सही विकल्प होगा ए। अब आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वें, AP 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं कि a 8 है, d हो गया 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5, तो योग SN 22 पदों का योग SN फार्मूला पर बैठाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको हल करेंगे तो जो वैल्यू आएगा माइनस 979 आ जाएगा, तो इसका सही विकल्प होगा डी। अब इसके बाद 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कहता है समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो 25वां का सही आंसर हो जाएगा ए, समानुपाती। 26वां प्रश्न आते हैं, यह थेल्स प्रमेय पर है, डी समांतर BC, तो AD/DB बराबर AE/EC होगा, तो उस स्थिति में AD/DB और AE/EC हम अनुपात निकालते हैं, तो AD/DB जो है वो आता है 2/3 और AE/EC आता है तो ये 1/2 आता है। तो इस स्थिति में हम ये समांतर तो नहीं है, मतलब थेल्स प्रमेय के आधार पर समांतर नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग 27वें प्रश्न की ओर आते हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसका सही विकल्प होगा बी, समानुपाती। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये थेल्स प्रमेय पर ही आधारित है, लेकिन ये समरूपता पर मुख्य रूप से ये दिखलाया गया है। तो समरूपता के लिए हम लोग देख रहे हैं कि जो भुजा का अनुपात है बराबर है, दो त्रिभुज है ABC और PQR, इसमें जो भुजाएं हैं वह दी हुई हैं, तो BC/QR जब हम देख रहे हैं तो 6/12 1/2, AB/QR BC/PQ पहले निकाले तो 1/2 आया, फिर AB/QR निकाले तो 3.8/7.6, तो ये आ गया, ये भी 1/2 आया। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, AC/PR निकाले तो ये भी जो है 1/2 आया, इसका मतलब है कि तीनों अनुपात बराबर आया, इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप हैं। तो इसमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RQP, तो RQP इसका मतलब है कि इसका विकल्प बी नंबर सही होगा। 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ये एक प्रमेय पर आधारित है जिसमें दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस फार्मूला पर हम लिखेंगे तो ABC का त्रिभुज का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल जो है BC²/EF² के बराबर होगा, तो 64/121 बराबर BC²/EF²। EF 15.4 रख देंगे, उतना का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको जब हम हल करेंगे तो BC बराबर आएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीक़ा से इसका सही विकल्प होगा ए। 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 है, तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई
होगी। तो शीर्षलंब की लंबाई क्या होती है, तो a√3 फार्मूला होता है कि अगर भुजा 2a है तो शीर्षलंब की लंबाई जो है वह a√3 होगी। तीसवें प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a होती है तो उसकी शीर्षलंब की लंबाई होती है a√3। तो यहाँ पर भुजा 20 दिया हुआ है तो 2a बराबर 20 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 10। तो इसका शीर्षलंब की लंबाई हो जाएगा 10√3। यहाँ पर 20√3 लिखाया है लेकिन यहाँ पर इसका होगा 10√3 और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। तीसवां का सही आंसर होगा ए। एक ध्यान दीजिएगा, तीसवां का सही विकल्प क्या होगा, तो ए होगा। 31वां नंबर जो प्रश्न है वह पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC², जो वैल्यू रखेंगे तीनों भुजा का तो बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसलिए कोण B बराबर 90 डिग्री। इसका सही विकल्प होगा ए। 32वां प्रश्न को आते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 33वां प्रश्न, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी वह वृत्त के व्यास के बराबर होगी, मतलब 20 सेंटीमीटर होगी। 33वां का सही विकल्प हो जाएगा बी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 33वां का सही विकल्प बी। 34वां नंबर आते हैं प्रश्न की ओर। 34वां नंबर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर P एक बिंदु है वृत्त के बाहर, वहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जिनके बीच का कोण 80 डिग्री है। तो एंगल POA बराबर व्हाट? तो सबसे पहले हम AOB एंगल निकालेंगे। क्या करेंगे, तो 180 में से 80 को घटा देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। तो POA जो है AOB का आधा होगा, मतलब 100/2, मतलब कितना, 50 डिग्री। ये एक्सरसाइज 10.2 का प्रश्न है 34। इसका सही विकल्प होगा ए। 35 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त के एक दिए हुए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसमें केवल हम एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। 35वां का सही विकल्प होगा ए। 36 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 90 डिग्री केंद्रीय कोण R त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो 90 डिग्री कोण, तो इसमें फार्मूला बैठाएंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने πr²। तो 90/360 इसको हम हल करेंगे तो 1/4 πr² होगा। इसका सही आंसर होगा बी। 37वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। वृत्त की 7 त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है, तो जीवा सबसे बड़ी हो जाएगी 2 × 7 14 सेंटीमीटर। इसका सही विकल्प होगा डी। 38 नंबर प्रश्न, इसमें चाप की लंबाई पूछ रहा है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है? तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। इसका मतलब है कि 90/360 गुने 2 गुने 22/7 गुने 14, तो इसका वैल्यू आएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसका सही विकल्प होगा सी। 39 प्रश्न की ओर आते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो थीटा का मान 90 डिग्री और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे θ/360 πr², इसका वैल्यू रखेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वृत्त में से त्रिज्य खंड का घटा देंगे, तो इस तरीका से 4 πr² माइनस πr²/4, तो इसका जो वैल्यू आएगा 3 πr²/4। तो अब इसका हम वैल्यू रखेंगे तो 3 × 3.14 गुने 10 का स्क्वायर, वैल्यू आएगा 235.5। इसका सही विकल्प होगा ए। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। एक घोड़ा एक वर्गाकार मैदान में 7 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। कितना क्षेत्रफल में घास कर चरेगा? तो जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो एक घोड़ा वर्गाकार मैदान के कोने में बंधा हुआ है, इसका मतलब ये दूसरा प्रश्न है। वर्गाकार मैदान के कोने में बंधा हुआ है तो वर्ग के लिए θ 90 डिग्री होता है। तो कितना क्षेत्रफल में घास चरेगा? तो जितना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। इसके लिए हम फार्मूला बैठाएंगे θ/360 × πr²।
तो ये हो जाएगा 90/360 गुने पाई स्क्वायर वैल्यू रखेंगे 77/2 से 38.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही विकल्प होगा बी। 40वां प्रश्न जो है ये वर्गाकार मैदान है, इसलिए ये थीटा का मान 90 डिग्री। और एक प्रश्न पिछले सेट 1 या 2 में था कि 7 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, तो इस स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे, लेकिन ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान से आप लोग हल करेंगे। इस तरीक़ा से ये सेट नंबर जो है 3 समाप्त होता है। आप लोग इसको अच्छे से हल करें और मन लगाकर पढ़ाई करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और इसके साथ साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आपको जल्दी मिल सके, आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।